हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है। 2 प्रधान होते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद। कश्मीर में भी यही व्यवस्था रही, राज्यपाल था, मंत्री परिषद मुख्यमंत्री था। अंतर था कि वैसे 5 साल कार्यकाल होता है हम लोगों के यहाँ, बाकी राज्यों में, कश्मीर भी हमारा है, लेकिन जो अंतर था कि 5 साल का कार्यकाल विधानसभाओं का, कश्मीर में वो 6 साल का हुआ करता था कार्यकाल। हाँ, लेकिन वहाँ भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, राज्यपाल जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त था, और मंत्री परिषद तथा मुख्यमंत्री जो राज्य की जनता के द्वारा निर्वाचित। और यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन आप देखते हैं आर्टिकल 239। केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन में एक रूपता नहीं है हमारे देश में। जिस केंद्र शासित प्रदेश की जैसी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग हमने व्यवस्थाएं की हैं। 7 केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुदुचेरी 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी रहे हैं जहां हमने विधानसभाओं की, लेजिस्लेटिव असेंबलीज की स्थापना की है। बाकी 5 में नहीं है विधानसभाएं। दिल्ली के लिए तो खैर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर, तो हमने अलग व्यवस्थाएं की हैं दिल्ली के लिए। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, विधानसभा, ये व्यवस्था पुदुचेरी में भी की गई थी और ये व्यवस्था दिल्ली में भी। और अब आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से हमने जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़ दिया है। एक जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। दोनों को हमने यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। जम्मू कश्मीर की स्थिति पुदुचेरी जैसी कर दी गई है, मतलब जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी, मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री होंगे। और आप जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रशासक होता है या मुखिया, उसे हम लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर में वो भी होगा। सहयोग के लिए मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री होगा, विधानसभा होगी। मतलब स्थिति बिल्कुल वैसी जैसी पुदुचेरी के लिए की गई है। दिल्ली में भी वही स्थिति है। और लद्दाख को हमने बिना विधानसभा वाला, बिना मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद वाला यूनियन टेरिटरी बनाया। तो जो बाकी यूनियन टेरिटरी रहे हैं, चंडीगढ़ या दादरा नगर हवेली, उस टाइप से लद्दाख की स्थिति कर दी गई है। तो देखिए आप, अब चूंकि दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक व्यवस्था को भी आपको जानना है। और लिंक तो खैर करना ही है, क्योंकि खुद दोनों अब केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो ये टॉपिक जहां से आप चीजों को जोड़ेंगे, लिंक करेंगे, और तब अब इसके बाद आए, फिर चलें जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ही थे अभी तक। तो जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा था, क्यों था? बहुत संक्षेप में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है। शायद आप जानते भी होंगे, बहुत बहुत संक्षेप में बस मैं बता दूं आपको। 15 अगस्त 1947 को जब हम स्वतंत्र हुए, ब्रिटिश सरकार ने भारत पाकिस्तान 2 देशों को आज़ादी दी। भारत को आज़ादी मिली, लेकिन विभाजन के साथ पार्टीशन हो गया। लेकिन उस समय
बहुत सारे प्रिंसली स्टेट या देसी रियासतें भी हुआ करती थीं जिन पर अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, इनडायरेक्ट कंट्रोल था। पूरा जो क्षेत्रफल था उस समय 60% एरिया लगभग ऐसा था जो ब्रिटिश भारत कहलाता था, सीधे अंग्रेजों का शासन था, और लगभग 40% एरिया ऐसा था जो देसी रियासतें या प्रिंसली स्टेट था। 552, 565 ये डाटा आप पढ़ते हैं कि लगभग इतनी देसी रियासतें थीं। 552, 565 ये दो डाटा जो आप देखते हैं कि इतने प्रिंसली स्टेट देसी रियासतें थीं। अंग्रेजों ने हमें आज़ादी दी, भारत पाकिस्तान दो देश कर दिए, और जो देसी रियासतें थीं उन्हें ये आज़ादी दे दी कि वो चाहें तो भारत से मिलें, चाहें तो पाकिस्तान से मिलें, और या चाहें तो इंडिपेंडेंट रहें। यहीं से समस्या शुरू हो गई भारत के एकीकरण की, कि कैसे उन देसी रियासतों को भारत में मिलाया जाए। पाकिस्तान गया तो चला गया, एटलीस्ट ये देसी रियासतें हम मिला लें। वल्लभ भाई पटेल की भूमिका आप जानते हैं, एक एक करके सारी रियासतों को मिलाया, 3 रियासतें बच गईं, जूनागढ़, हैदराबाद और यही जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ हैदराबाद में थोड़ा बहुत 3-5 हुई, लेकिन मिला लिया गया उन्हें भारत में। जम्मू कश्मीर बच गया। जम्मू कश्मीर की थोड़ी सी विशेष समस्याएं थीं, स्थितियां थीं। जनसंख्या थी मुस्लिम, राजा था हिंदू। हिंदू था तो पाकिस्तान के साथ भी नहीं जाना चाह रहा था, क्योंकि वो तो अब भाई इस्लामिक कंट्री होगा। उस लिहाज से भारत ठीक था उसके लिए। भाई हम हिंदू कंट्री नहीं, लेकिन भाई सेकुलर कंट्री, तो भाई ज़्यादा सेफ था। लेकिन भारत जो उसके साथ जुड़ने में दूसरी दिक्कत कि हम डेमोक्रेसी बनने जा रहे हैं, और उसे टेंशन है कि वो भारत से जुड़ेगा तो अपनी ही गद्दी खतरे में पड़ जाएगी, उसका जो राजशाही है वो कैसे चलेगी डेमोक्रेसी में। तो इसलिए भारत से भी जुड़ने की कोई बहुत प्रबल इच्छा हो तो ऐसा नहीं। सो फाइनली डिसीजन हुआ कि हम इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रहें। राइट दिया ही है अंग्रेजों ने, ठीक है, उसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करी, लेकिन पाकिस्तान चुप नहीं बैठा। चूंकि मुस्लिम बहुल आबादी थी, सीमावर्ती तो है ही, तो पाकिस्तान की इच्छा थी कि एटलीस्ट बाकी रियासतें तो भारत में मिल गई हैं, कश्मीर हमें मिल जाए। डायरेक्ट कैसे पाकिस्तान सेना भेज के आक्रमण करवाता, वो युद्ध वाली स्थिति हो जाती। सो चोरी छुपे वो हमेशा से आदत रही है, चोरी छुपे, घुसपैठ, और अपने सैनिकों को कभी आतंकी के भेष में, कभी उस समय कबायली घुसपैठियों के भेष में, तो जो हमेशा से उसकी आदत ही रही है तो किया उसने। अपने सैनिकों को भेजा भेष बदल के, उनके सपोर्ट से, और दूसरे जो कबायली वहाँ के लोग थे उन सबको भेजा, आक्रमण करवाया और कश्मीर में कब्जा करना शुरू किया। श्रीनगर से 100 किलोमीटर बचा था, वहां तक आ गई पाकिस्तान के वो घुसपैठिए कब्जा करते हुए। तब जो राजा हरी सिंह थे उन्हें टेंशन हुआ, भारत से मदद मांगी। भारत मदद किस हैसियत से करता, कश्मीर भारत का हिस्सा तो है नहीं है। किस आधार पे भारत मदद करता? भारत ने कहा भाई हमारे पास कोई लीगल राइट नहीं है कि हम आपके मामले में इंटरफियर करें। अगर आप हमारी मदद चाहते हैं तो आपको हमारा हिस्सा बनना पड़ेगा, विलय कीजिए अपना भारत में। मरता क्या नहीं करता, हरी सिंह ने भारत में विलय किया, और जब विलय किया तो हमारी सेना ने हस्तक्षेप किया। पाकिस्तानी वो जो घुसपैठिए कबायली थे खदेड़ना शुरू किया। लगभग 2/3 हिस्सा हमने वापस ले लिया, खदेड़ दिया उनको। 1/3 हिस्सा बचा हुआ था, अभी भी उनके कब्जे में था। तभी तक शांति दूत हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ पहुंचे, और वो कहानी फिर अब अलग है। तो खैर वो 2/3 हिस्सा
हुआ भारत का, जम्मू कश्मीर का जब विलय हुआ भारत में, राजा हरि सिंह थे, तब तक एक डेमोक्रेटिक लीडर शेख अब्दुल्ला भी काफी प्रभाव बना चुके थे कश्मीर में। वो राजा हरि सिंह की राजशाही के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, काफी बड़ी पैमाने पर लोगों का सपोर्ट था, तो उनका भी अच्छा खासा दबदबा था। हरि सिंह, शेख अब्दुल्ला, इन सब की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए तय हुआ कि भारत का में जो विलय हो रहा है कश्मीर का, जब स्थितियां नॉर्मल होंगी तो कश्मीर के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाएंगे। कश्मीर के लिए एक अलग संविधान सभा बनेगी जो वहाँ का संविधान बनाएगी, जैसा लोग कहेंगे उसके अकॉर्डिंग भारत के साथ हम कश्मीर का भविष्य, कश्मीर के रिलेशन डिसाइड कर लेंगे आगे बैठ के। क्योंकि उसी दौरान हमारा संविधान बन रहा था। 26 नवंबर 1949 को हमें अपने संविधान के कई प्रावधान लागू करने थे। अब कश्मीर के लिए हमने भरोसा दे दिया था कि ठीक है, परिस्थितियां नॉर्मल होंगी, आपके लिए अलग संविधान सभा बनेगी, संविधान बनेगा, उसके अकॉर्डिंग चीजें हम डिसाइड कर लेंगे। लेकिन जब तक वैसा नहीं हो रहा तब तक के लिए टेम्परेरी बेस पे तो कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी कि नहीं। तो भाई सही बात है कि तब तक के लिए तो टेम्परेरी के इंतजाम करने पड़ेंगे, और हमारा संविधान बन ही रहा है, लागू होने वाला है। तो भाई बैठक हुई, विचार विमर्श हुआ कि क्यों नहीं जम्मू कश्मीर के लिए भी कुछ अस्थायी व्यवस्थाएं, कुछ टेम्परेरी प्रोविजन कर लेते हैं हम भारत के संविधान में। तो अस्थायी व्यवस्थाएं, टेम्परेरी कुछ प्रोविजन कर लेते हैं, और वही टेम्परेरी प्रोविजन था आर्टिकल 370, जिसका नाम ही है अस्थायी उपबंध। तो वो टेम्परेरी उस समय की सिचुएशन के अकॉर्डिंग टेम्परेरी था वो, तब तक के लिए जब तक के लिए जम्मू कश्मीर की अलग संविधान सभा नहीं बनती है, उसके द्वारा अलग संविधान नहीं बनता है, और उससे फिर रिलेशन डिसाइड नहीं होते हैं भारत के साथ, तब तक के लिए। लेकिन वो टेम्परेरी 70 साल से चला आ रहा था। किसी सरकार में इतनी विल पावर नहीं थी, इच्छा शक्ति नहीं थी कि वो उन चीजों को कुछ ठीक कर पाते, बदल पाते, चल रहा था वो। तो उसी 370 के तहत वो रिलेशन तय होते थे भारत के कश्मीर के। 370 में प्रावधान था कि बस आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370, ये दो आर्टिकल लागू होंगे कश्मीर में। रक्षा, संचार, विदेश और वित्त, ये 4 मामले ऐसे थे जिन पर संसद कानून बनाए तो कश्मीर में लागू होंगे। बाकी मामलों के लिए अगर संसद को वहां कुछ करना है काम, तो राज्य सरकार की सहमति से होगा। राष्ट्रपति को आदेश जारी करना होगा 370 के तहत, राज्य सरकार से सहमति लेनी होगी। अगर इन 4 मैटर के अलावा कुछ और वहां करना है तो रक्षा, संचार, विदेश और वित्त, तो राष्ट्रपति आदेश जारी करें, राज्य सरकार की सहमति ली जाए, और तब संसद के लिए, संसद के जो कानून हैं वो वहां प्रभावी हों, लागू हों। ये व्यवस्था थी। 1950 में राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया, 1950 में नोटिफिकेशन आया राष्ट्रपति का, फिर 1952 में आया, फिर 1954 में आते रहे इस तरह से राष्ट्रपति के आदेश या नोटिफिकेशन, जिनमें संसद की कितनी वहां पावर होगी, क्या रिलेशन होंगे भारत के कश्मीर के, उन सब चीजों की व्याख्याएं थी। जो 1954 का नोटिफिकेशन था राष्ट्रपति का, वो प्रभावी था अब तक। 1954 के उस आदेश में प्रावधान किया गया था कि जो मूल अधिकार वाला सेक्शन है हमारे संविधान का, उसमें आर्टिकल 35 आप पढ़ें
तो आर्टिकल 35 में आप देखिए लिखा है कि जो मूल अधिकार दिए गए हैं भाग 3 के तहत हमें उन अधिकारों को लागू करने के लिए अगर जरूरी हो तो संसद कानून बना सकती है। आर्टिकल 35 देखें आप कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे फंडामेंटल राइट्स में कई सारे राइट्स ऐसे हैं जो अपने आप लागू होते हैं, लेकिन कई राइट्स ऐसे भी हैं जिन्हें लागू करने के लिए संसद को उपयुक्त कानून बनाना होता है। आर्टिकल 17 देखें, अस्पृश्यता का अंत। अनटचेबिलिटी को हमने समाप्त किया है, लेकिन अब यह अस्पृश्यता का अंत कैसे होगा, और अगर कोई कर रहा है तो फिर हम उसे क्या दंड देंगे? तो ये अपने आप तो नहीं होगा ऐसा। इसके लिए संसद को कानून बनाना पड़ेगा। आर्टिकल 35 में वही पावर दी गई पार्लियामेंट को, उसने प्रयोग किया और कानून बनाया, अत्याचार निवारण अधिनियम। उसके तहत प्रावधान किया गया कि कोई करेगा अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, तो दंड होगा, सजा होगा या जो भी। तो मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति दी गई संसद को। आर्टिकल 35 के अंतर्गत 1954 का जो राष्ट्रपति का आदेश था कश्मीर के मामले में, उसमें यह प्रावधान किया गया कि जो ये मूल अधिकार वाले प्रावधान है आर्टिकल 35 में संसद की शक्ति है, ये कश्मीर में लागू नहीं होगी। उसी के लिए 35A को जोड़ दिया गया। 35A एक तरह से 35 का अपवाद या एक्सेप्शन था कि संसद की जो ये मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति है, ये कश्मीर में लागू नहीं होगी। कश्मीर का अलग संविधान, अलग मूल अधिकार तो वो चलेंगे, वहां के लोगों को विशेष अधिकार होंगे। ये हमारे संसद वाले कानून वहां लागू नहीं होंगे। लागू करने हैं तो राज्य सरकार की सहमति से राष्ट्रपति को आदेश जारी करना होगा। तो ये 35A जोड़ दिया गया था। उसी 370 का ही एक तरह से कहें बाई प्रोडक्ट या उप उत्पाद था आर्टिकल 35A। और सबसे बड़ी बात आप देखें कि आर्टिकल 35A संसद ने नहीं जोड़ा था, संविधान में संशोधन करके नहीं जोड़ा गया था, बल्कि आर्टिकल 370 के तहत जो राष्ट्रपति को शक्तियां दी गईं आदेश जारी करने की, उसके तहत राष्ट्रपति ने शक्तियों का प्रयोग करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 35A को जोड़ा था। वो भी एक बड़ा डिबेट का मुद्दा था। कोर्ट में जाना चाहिए था, मैटर गया था, लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं उस मैटर पे कि क्या राष्ट्रपति को ये पावर है कि बिना संसद की परमिशन के, बिना संसद के द्वारा संविधान संशोधन के इस तरीके से राष्ट्रपति अपने आदेश से संविधान में संशोधन कर सकते हैं और नया आर्टिकल ऐड कर सकते हैं। चल रहा था लेकिन सिस्टम हमारे देश में। तो 370 में विशेष स्थिति थी और उसी का प्रावधान ये 335A में था मूल अधिकार के संदर्भ में। रक्षा, संचार, विदेश से जुड़े कानून लागू होंगे। बाकी को कुछ करना है लागू तो राष्ट्रपति आदेश जारी करेंगे और उसके लिए उन्हें राज्य सरकार से सहमति लेनी है। अलग संविधान सभा बन गई थी इस बीच में 1951 में कश्मीर की। लगभग 6 साल उसने काम किया था, अपना अलग संविधान बनाया था। 26 नवंबर 1957 1957 से जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया था। उस संविधान में उन्होंने अपने मूल अधिकारों की व्यवस्था करी थी। रिलेशन बताए गए थे कि अब हमारे साथ उनके क्या रिलेशन होंगे। वो फिर अपना उतना डिटेल अब हमें जरूरत भी नहीं है। अब तो खैर वो चीजें बीते जमाने की हो गई कि वो क्या जम्मू कश्मीर का संविधान था क्या। तो ये विशेष स्थिति थी जम्मू कश्मीर की, वो जुड़ी हुई थी कि कैसे उसका भारत में विलय हुआ उन स्थितियों से। विशेष परिस्थितियों में विलय हुआ था।
कुछ शर्तों के आधार पर विलय हुआ था, उन्हीं का पालन करने के लिए हमने वो विशेष दर्जा दिया था। अलग संविधान था, अलग नागरिकता थी, अलग झंडा था, वो सारी चीजें आप जानते हैं। ये बात सही है कि हम सभी राज्यों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करते, लेकिन इतना भिन्न व्यवहार कहीं ना कहीं ये हमें सुई की तरह चुभता तो था ही। मजबूर थे कि वो जो अब होता है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए वाली बात, तो इसलिए वो चूंकि वचन दे दिया था विलय के समय कि भाई ठीक है, हम आपकी भावनाओं का ख्याल करेंगे, अलग संविधान अलग व्यवस्थाएं होंगी, तो बस उस वचन को निभा रहे थे। अब सोच बदल गई है कि प्राण ही नहीं रहेंगे तो फिर ऐसे वचन का क्या करेंगे। प्राण हो तो पहले, तब तो वचन रहे और नहीं रहे की बात हो, प्राण ही नहीं है तो ऐसे वचन देने का और मानने का क्या फायदा। तो प्राणों से बढ़ के तो वचन नहीं है भाई। अब सबकी अपनी अपनी सोच है। चुपता तो था ही वो सूल की तरह कि बाकी 28 राज्यों के साथ अलग व्यवहार और जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस, अलग व्यवहार। पांच अगस्त 2019 को वो अलग व्यवहार वाली व्यवस्था खत्म हो गई। बीजेपी के घोषणा पत्र मैनिफेस्टो में आप देखें तो हमेशा से काफी प्रमुखता से ये चीजें रहीं कि हमारी सरकार होगी तो हम 370 हटाएंगे। कई बार हमें लगता था कैसे हटेगा, ये तो संविधान में कोई इस तरह की व्यवस्था ही नहीं है, लेकिन फाइनली कर ही दिया बीजेपी ने। और जितना दिमाग से किया कि अच्छे अच्छे लोग सोच में पड़ गए। 370 को हटाना है, संशोधन करना है तो संविधान सभा बनाइए, वहाँ के संविधान में संशोधन करना है तो वहाँ के राज्य विधानमंडल का 2/3 बहुमत लाइए तो संविधान में आप संशोधन कर पाएंगे। 370 हटाना है तो संविधान सभा बनाइए, संविधान सभा जब रिकमेंड करेगी तो 370 हटेगा। हमें लगता था कि अरे ये तो कभी होगा ही नहीं, ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। कैसे करेंगे, कैसे संविधान सभा बनाएंगे, कैसे विधानमंडल का 2/3 बहुमत लाएंगे, 2/3 मेजॉरिटी, मतलब कैसे 370 हटाएंगे। तो कई बार लगता था कि बीजेपी तो बस चुनाव जीतने के लिए बस बोलती रहती है कि हम 370 हटाएंगे, हम मंदिर बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब लग रहा है कि नहीं, आइडिया था दिमाग में कि कैसे करेंगे। और चलो उस समय नहीं भी रहा वो आइडिया तो अल्टीमेटली अब तो खोज ही लिया आइडिया और रास्ता कि कैसे करना है, वो कर ही दिया। तो देखिए कितना खूबसूरती से ये सारा काम हुआ। और वही सारे इशू हैं जिन पे कोर्ट में वो याचिकाएं लगाई गई हैं और कोर्ट को अब उन्हीं इशूज की जांच करनी है। जहां संविधान सभा वर्ड लिखा हुआ था आर्टिकल 370 में, संविधान सभा की जगह विधानसभा वर्ड कर दिया गया कि अब से संविधान सभा का मतलब विधानसभा होगा। राष्ट्रपति को आदेश जारी करना है 370 के तहत, राष्ट्रपति ने आदेश जारी करके कह दिया कि संविधान सभा का मतलब विधानसभा। राज्य सरकार से सहमति चाहिए, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा है, राज्य सरकार कौन है इस समय, राज्यपाल, हमने उनसे सहमति ले ली। देखिए आप दिमाग देखिए भाई, राज्य सरकार से सहमति का प्रावधान है, ठीक है। अभी 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा है, राज्य सरकार कौन है, राज्यपाल है, हम ले रहे हैं उनसे सहमति, ले ली साहब सहमति। संविधान सभा शब्द लिखा है, राष्ट्रपति ने आदेश से, राष्ट्रपति के आदेश से 370 के तहत राज्य सरकार की सहमति से चेंज होते हैं, संविधान सभा की जगह विधानसभा कर दिया। और चूंकि राष्ट्रपति शासन लगा है
तो विधानसभा भी नहीं है। हम जानते हैं कि जब राष्ट्रपति शासन लगा होता है राज्य में, तो राज्य की जो विधायी शक्तियां होती हैं, लेजिस्लेटिव पावर, उनका यूज पार्लियामेंट करती है। तो राज्य की विधानसभा का मतलब इस समय क्या हुआ? संसद केंद्र की। तो वो भी कर लिया हमने काम। देखिए, सोच के देखिए आप। कितनी खूबसूरती से सारे काम किए गए, प्लानिंग की गई, डिजाइन किया गया चीजों को। और यही चुनौती है कि भाई राज्य सरकार का मतलब राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल से मान लेंगे। यही चुनौती है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि हाँ ये ऐसा है कि नहीं, ये सही है कि गलत है। कि राज्य सरकार से सहमति लिखा था, तो राज्य सरकार का मतलब जनता की एक निर्वाचित सरकार है, ना कि राष्ट्रपति शासन के तहत बैठा हुआ राज्यपाल। उसको आप कह रहे कि राज्य सरकार है ये, और हमने तो सहमति ले ली। तो लोग कह रहे ये तो गलत है। वही चुनौती है सुप्रीम कोर्ट में। अब बताए सुप्रीम कोर्ट की हाँ सही क्या है, गलत क्या है। संविधान सभा की जगह विधानसभा कैसे कर दिया आपने। और राष्ट्रपति शासन लगा है तो विधानसभा भी नहीं, तो संसद की स्वीकृति, तो ये कैसे पॉसिबल है। यही सारे इशू हैं जिनके आधार पे सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट को सरकार के फैसले की संवैधानिकता की जांच करनी है, फैसला देना है। वो अब जब होगा तब पता लगेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट कहता है। फिलहाल तो यही व्यवस्था है कि 370 और 35 से चले गए। जब 370 ही नहीं रहा, उसी की वजह से 35 से लगा था, वो भी चला गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, जैसा हम पहले ही बता चुके हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ, लद्दाख बिना विधानसभा के। दोनों में उपराज्यपाल होंगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगी तो मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री भी होगा। साथ में ये भी कहा सरकार ने कि जैसे ही चीजें नॉर्मल होंगी, हम फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने के बारे में सोचेंगे। तो ये 5 अगस्त 2019 को जो हुआ। अब मुद्दा है कि 376 को समाप्त करना क्यों आवश्यक था। लगभग चीजें मैं बता चुका हूं आपको इसी दौरान चर्चा में। बीजेपी के घोषणा पत्र में ये चर्चा हमेशा से होती थी, और बीजेपी ये चर्चा इसलिए करती थी कि जनसंघ के जो संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, किसी जमाने में वो भी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, लेकिन उनका मानना था कि एक देश दो विधान दो प्रधान ये नहीं चलेगा। एक देश है तो एक ही विधान होना चाहिए, एक ही झंडा होना चाहिए। देश एक है, झंडे दो हैं, ऐसा कैसे। एक देश है, विधान दो हैं, ऐसा कैसे। वही जनसंघवाद में भारतीय जनता पार्टी बना। संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने संस्थापक के विचारों का पूरा आदर सम्मान करते थे, तो इसलिए जनता पार्टी हमेशा से कहती थी कि वो 370 हटाएंगे हम। एक देश एक प्रधान, एक विधान, एक झंडा। इनफैक्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इसी एक देश एक विधान एक झंडा इस आंदोलन के दौरान ही कश्मीर में हिरासत में मृत्यु हो गई थी। तब से और बीजेपी के लिए फिर ये सम्मान और प्रतिष्ठा की बात थी कि इसी इशू को लेके ही उनके संस्थापक की मृत्यु हुई थी। तो ये तो खैर मतलब पर्टिकुलर बीजेपी के एजेंडा की बात करें तो अदरवाइज आप जानते हैं कि कितना ज्यादा आतंकवाद अलगाववाद हावी रहा और राज्य सरकार का सपोर्ट रहा। नो डाउट ये स्टेट स्पॉन्सर्ड ही आतंकवाद रहा कश्मीर में। जो भी क्षेत्रीय पार्टियां हों, जो भी सरकारें हों, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनका सपोर्ट रहा आतंकवाद को। अब कम से कम हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये दिक्कतें नहीं होंगी। अब कोई ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है ही नहीं जो वहां के रीजनल पार्टी के साथ हो और जो इस तरीके से आतंकवाद को सपोर्ट करे। यूनियन टेरिटरी बना दिया है हमने।
होगी भी मंत्री परिषद मुख्यमंत्री, लेकिन फिर भी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, हेड वही होगा। यूनियन टेरिटरी है, केंद्र की अथॉरिटी, केंद्र की पावर ज्यादा होगी। तो हम अपने देश की एकता अखंडता रक्षा को भी मजबूत कर पाएंगे। आप देख रहे हैं पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे लड़ाई झगड़े। आज अगर यूनियन टेरिटरी है, केंद्र ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को संभाल सकता है, बजाय अगर स्टेट होता और स्टेट में पीडीपी और उस टाइप की सरकारें होती तो कितनी दिक्कतें हो जाती थी। अब यूनियन टेरिटरी है, केंद्र अपनी मर्जी से फैसले ले सकता है, तो देश की एकता अखंडता के लिए बेहतर है ये चीज। आतंकवाद अलगाववाद को रोकने के लिए बेहतर है ये चीज। देखें आप, कितने दिन हो गए, साल भर होने वाली है, पत्थरबाजी और ये सब गए जमाने की बातें हो गई। नहीं तो रोज आज लाल चौक पे इतने मरे पत्थरबाजी में, कल उतने मरे। अब केवल एक ही खबर रोज आती है कि आज इतने आतंकी मरे, कल उतने मरे। अब बाकी राज्यों, बाकी केंद्र शासित प्रदेशों के समान है तो उसके साथ भी वही व्यवहार होगा। केंद्र के जो बजट हैं, जो अनुदान हैं, केंद्र के जो विकास योजना हैं, वहां भी चलेंगी सब। वो चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन हो, वो चाहे राइट टू एजुकेशन हो, या और दुनिया भर की जो केंद्र सरकार योजनाएं कार्यक्रम चलाती हैं, सब समान रूप से कश्मीर में भी होंगी। लोगों का विकास होगा, तरक्की होगी, रोजगार मिलेगा, पर्यटन बढ़ेगा, और रोजगार मिलेगा, विकास होगा, उससे भी हम आतंकवाद को रोक पाएंगे। क्योंकि बेरोजगारी, गरीबी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था आतंकवाद अलगाववाद का। निवेश जाएगा वहां, देसी निवेश भी विदेशी निवेश भी। अब निजी कंपनियां जाएं, निवेश करें, इंडस्ट्री को भी प्रमोट किया जाए, वहां उद्योग धंधे लगाए जाएं, उससे लोगों को रोजगार मिले, क्षेत्र का विकास हो। पहले ये सब नहीं हो सकता था, क्योंकि वहां जमीन जायदाद संपत्ति, वहीं के लोगों का अधिकार, बाहर के लोग जा नहीं सकते वहां। अब ये सब चीजें खत्म है, बाहर के लोग भी जाएं, निवेश करें, जमीन खरीदें, संपत्तियां खरीदें, तो उस लिहाज से भी विकास, रोजगार। और वैसे भी हमने बात की कि अस्थायी प्रावधान था, नाम ही था 370 अस्थायी प्रावधान। और अस्थायी क्यों था वो भी हमने बताया कि चूंकि हमारा संविधान लागू होना था, तो इसलिए कहा गया कि भैया अभी जब तक आपका संविधान नहीं बनता है, तब तक हम इसमें अस्थायी प्रावधान कर देते हैं। एक बार आपका संविधान बन जाएगा तो वास्तव में तो होना ये चाहिए था कि जब 26 नवंबर 1957 को जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, उसी समय ये आर्टिकल 370 और अस्थायी प्रावधान हट जाने चाहिए थे। लेकिन नहीं, वो तभी तक के लिए थे अस्थायी, इसीलिए नाम था अस्थायी, लेकिन आज तक चल रहे थे। आज तक मतलब 5 अगस्त 2019 के पहले तक चल रहे थे वो। तो इसलिए भी उनके बने रहने का औचित्य नहीं था कोई। तो ये सब तो पक्ष में तर्क दिए गए हैं बहुत सारे। कुछ विपक्ष में भी तर्क देते ही हैं कई लोग, कि विपक्ष में तर्क यही है कि इससे जो लोग हैं उनके मन में एक अलगाव की भावना, कि जबरदस्ती उन्हें भारत में मिला लिया गया है, उनकी भावनाओं, उनकी इच्छाओं को जाने बिना ऐसा कर लिया गया है, तो अंदर ही अंदर मन में एक असंतोष उनके ना फैल जाए, और अलगाववाद की भावना नहीं फैल जाए, जो एक दिन और ज्यादा गंभीर रूप में हमें देखने को मिले। यही अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी है। अगर सही तरीके से विकास हो जाए, लोगों को रोजगार मिल जाए, तो लोग सरकार के फैसले का सपोर्ट करने लगे, और अगर ऐसा नहीं हो पाए तो फिर उनमें और ज्यादा सरकार के खिलाफ असंतोष, सरकार के खिलाफ गुस्सा भर जाए। यही सबसे बड़ी एक सरकार के सामने अब चुनौती भी है आज की डेट में, कि सरकार ने जो ये फैसला किया है, अब अपने उस फैसले को जस्टिफाई सरकार करे, उसे सही ठहराए कि हाँ उसका ये फैसला वास्तव में कैसे वहां के लोगों और वहां के क्षेत्र के हित में है। ऐसा हो जाएगा तो वास्तव में पर्पस सॉल्व होगा हमारा 5 अगस्त 2019 वाला। और नहीं कर पाए वैसा तो फिर तो अब सारा खेल है पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन का, या सही तरीके से क्रियान्वयन का। वो काम कर ले गए हम तो बहुत बड़ी जंग वास्तव में हम जीत जाएंगे।
70 साल से जो एक बहुत बड़ी समस्या और नासूर था हमारे लिए, वास्तव में हम तब उसको हल कर पाएंगे। चुनौतियां मैंने पहले ही बताई आपको कि संविधान सभा को विधानसभा कैसे कर देंगे आप। राज्य सरकार की सहमति में 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा हो, राज्यपाल से पूछें आप, और राज्यपाल मतलब आप ही का व्यक्ति, आपका एजेंट। ऐसा कैसे हो जाएगा? राज्य सरकार की सहमति का ये मतलब कैसे निकाल लेंगे आप? विधानसभा की सहमति, 2/3 बहुमत चाहिए है, संविधान में संशोधन करना है, 370 को हटाने के लिए संविधान सभा की सहमति चाहिए है। अब ना विधानसभा है ना संविधान सभा है, 356 के तहत राज्यपाल है, संसद है, बस सारा इनकी मर्जी से आप कैसे कर सकते हैं? तो ये चुनौतियां हैं संवैधानिक, जिनकी जांच करनी है सुप्रीम कोर्ट को, और जिसके आधार पर यह बताना है कि सरकार का ये फैसला संवैधानिक दृष्टि से सही है या नहीं है, संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। बहुत सारी याचिकाएं पड़ी हैं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग। अब इधर तो 4-5 महीने से देखिए आप, चांस की बात कही है जो कि कोरोना की वजह से भी चीजें अब डिले हो गई। तो देखें जब सुप्रीम कोर्ट अब सुनाए फैसला अपना याचिकाओं पे, तब पता लगे कि संवैधानिकता कितनी है, नहीं है, क्या स्थिति है। चुनौतियां सरकार के सामने क्या हैं? जो ये फैसला हुआ है इसके बाद, तो मैंने कहा सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने यही है कि इस फैसले को सरकार अब सही साबित करके दिखाए। केवल क्षेत्र को मिला लेना, केवल भूभाग को मिला लेना काफी नहीं है, जब तक कि वहां के लोगों को भी मानसिक तौर पर ना मिलाया जाए। मानसिक तौर पे मिलाना मतलब जबरदस्ती डंडे के जोर पे नहीं, बल्कि मन से, और मन से लोगों के मिलने के लिए जरूरी है कि हमने जो सपने दिखाए हैं तरक्की के, विकास के, रोजगार के, वो सपने साकार किए जाएं। हाँ, वैसा हो जाएगा तो जरूर ये तय है कि कश्मीर के लोग भी सरकार के इस फैसले का पूरा सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। अभी भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं आदर सम्मान, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो डर के मारे चुपचाप बैठे हैं। अगर मौका मिले तो शायद करें गड़बड़, हो सकता ना भी करें, लेकिन जो आशंकाएं हैं कि शायद करें गड़बड़, डर की वजह से बैठे हैं, तो वो डर वाली वजह से चुपचाप ना बैठें, बल्कि स्वेच्छा से स्वीकार करें सरकार के फैसले को। तो अपने वायदों को, अपनी योजनाओं को सही तरीके से जमीनी स्तर पर लागू करना, लोगों को जोड़ना, भरोसा कायम करना उनके बीच में, ये सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। नए नए रोजगार के तरीके खोजे, वहाँ इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, टूरिज्म हो, उसके लिए सेज बनाना हो, उसके लिए निवेश आकर्षित करना हो, वो विदेशी निवेश हो, एफडीआई हो, वो हमारे देश के अंदर के ही बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका निवेश हो। सरकार पीएसयू लगाए, वहाँ रेलवे का विस्तार कर ही रही है सरकार, रोड बना ही रही है सरकार, पीएसयू लगाए सरकार, वहाँ लोगों को रोजगार दे, तो ऐसा हो जाएगा। तो हमने कहा जरूर। जब ये सारा घटनाक्रम हुआ तो कश्मीरी पंडित, उनके विस्थापन की एक गंभीर समस्या रही है, तो उनमें भी एक उम्मीद जगी। तो वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने कि उन कश्मीरी पंडितों की उम्मीदों पे भी सरकार खरी उतरे। 30 साल से जो कश्मीरी पंडित यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, दिल्ली से लेके बाकी कई सारे राज्यों में, हम देखते हैं कि लाखों कश्मीरी पंडित किस तरीके से जो है विस्थापित हो गए हैं।
कश्मीरी पंडितों की समस्याओं पे अब इस बीच में कई सारी मूवी, अब एक शिकारा मूवी ओटीटी पर रिलीज हुई है। अभी देख रहा था एक दिन में, शिकारा मूवी दिखाया गया, उसमें यही कश्मीरी पंडितों की विस्थापन की समस्या को कितना बीभत्स चीजें हुई वही 89 90s में, जब आतंकवाद शुरू हुआ कश्मीर में। किस तरीके से हिंदू पंडितों को या कश्मीरी पंडितों को, हिंदू वर्ड यूज नहीं करें, कश्मीरी पंडितों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा, कश्मीर से भगा दिया गया, मार दिया गया कितनों को, तो बाकी को जो बचे भगा दिया गया। दूसरी एक बहुत बड़ी चुनौती है और उम्मीद है कि उन कश्मीरी पंडितों की वापसी हो, उनके घर, उनकी जमीन जायदादें वापस मिलें, और सबसे बड़ी बात कि फिर वहाँ के जो लोग हैं उनके सहयोग से ये काम हो, डंडे के जोर पे ना हो। अगर इन चुनौतियों से निपट लिया तो वास्तव में जो 5 अगस्त वाला दिन है, जो सरकार का फैसला है, तब वास्तव में वो हमारे लिए कितना बड़ा फैसला होगा कि जो हमने कहा, हम सोचते थे तो लगता था कि कैसे होंगी ये चीजें। दिन तो अभी भी बहुत बड़ा है कि चलिए इतनी डेयरिंग दिखाई, इतना बड़ा काम कर लिया, लेकिन अब दूसरी बस चुनौती यही है कि उस काम को सही साबित कर दो। तो ये पूरा इशू था, ये पूरा मैटर था जम्मू कश्मीर, आर्टिकल 370 और 35A। मेरी तरफ से इतना ही। कुछ अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। चलिए, कुछ नहीं है तो आज की क्लास हम रोक रहे हैं, कल आगे बढ़ाएंगे। कल और एक टॉपिक पे बात करेंगे। कल का टॉपिक होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून। नागरिकता से जुड़े जो जरूरी बातें, प्रावधान हैं, उसके जो डायमेंशन हैं, कल हम उस पर बात करेंगे आपसे। तो आज यहीं तक। सारे लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़िए मन लगा के। कल हम लोग फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नए मुद्दे के साथ। चलिए। जी। थैंक यू सर। जी।